चलिए नमस्कार यार, हाय दिस इज दीपक हेयर। ऑन है माइक? अच्छा, चलिए आइए आज देखते हैं। हमारे पास साउंड के रिलेटेड कुछ बातें करनी है गाइज हमें, और हम देखेंगे कि हमारे पास साउंड में क्या है और उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऑल्दो बहुत डिटेल्ड लेक्चर नहीं है, बट आई विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द द साउंड टू ऑल ऑफ यू कि इसमें क्या होता है, कौन कौन से हमारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, what are the important stuff that we all need to keep in our mind. So we'll be talking about those sound related stuff guys. Okay, so देख लेते हैं कितने लोग, how many people are joining today, or we'll discuss this something which is related to your sound. Okay, आ जाते हैं, जुड़ जाइए जल्दी से जितने भी लोग हैं और बताना शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है हमारे पास। तो 1 घंटे की क्लास रखने की कोशिश करेंगे गाइस। मैं हमेशा से आपको बोलता हूं, देखिए बहुत जरूरी है हमें यह समझना कि इंग्लिश में अगर कोई मुझे बोलता है कि अल्फाबेट कितने हैं तो मुझे क्या बताना है, इंग्लिश में लेटर है तो मुझे क्या बताना है। ठीक है, इंग्लिश में अगर कोई पूछे वाउल कितने हैं तो क्या बताना है ना। इंग्लिश में कोई पूछे वाउल्स के साउंड कितने हैं तो क्या बताना है। ठीक, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कितने हैं, राइट, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कितने हैं और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं, राइट। तो ये हमें जो है सबको पता होना चाहिए कि ये बातें क्या चीज हैं और इन पर क्या होता है। ठीक, ये क्या है और ये क्या होता है। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। गाइस, आज हम इंग्लिश के साउंड्स के रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं और वी ट्राई टू गेट द आइडिया। यस, विल नॉट गो डीप डाउन इनटू द साउंड्स बिकॉज दैट माइट टेक यार वैलिडिटी को लेके आप बार बार क्वेश्चन प्लीज मत करें। मैं कोर्स को नहीं हटाऊंगा जब तक आप नहीं कहेंगे और बोलो, है ना। मैं लेकिन ये तो उम्मीद करूंगा जिस दिन आपने परचेस करा है उसके 6 महीने 8 महीने में तो देख लोगे आप, है ना। एक आध महीना आप बिजी रह सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक आध महीना यार, सीमा पैसेज तो मैं सुबह 9 o'clock भी बहुत करा रहा हूं, ठीक है। यहां पर अगर मैं कराऊंगा तो वही फिर डबल हो जाएगा। आप 9 o'clock में भी देख सकते हैं पैसेज, है ना। तो वो तो सबके पास अवेलेबल है। यहां पर अलग से पैसेज में कोई बहुत बेनिफिट आपको नजर नहीं आएगा, ठीक, ये ध्यान रखिए। स्पेलिंग एरर के लिए देखिए मेरी तरफ से जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा, अब ये मैं 3 से 4 क्लासेस और लूंगा इस पे, उसके बाद मैं आपको शीट अपलोड कर दिया करूंगा हर वीक एक नई सी, जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस कर लेना। और हो सकेगा तो मैं लाइव आकर कुछ चीजें आपको और करा दिया करूंगा, जिसको लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे लेंगे, ठीक है। बट ये ध्यान रखना प्रैक्टिस के तौर पे लेंगे। अच्छा, ये साउंड रिलेटेड चीजें जो हैं ये किसी भी एग्जाम में आ सकती हैं, ये ध्यान रखिए। मैं आपको 2-3 मिनट और दे रहा हूं, कुछ को डाउट पूछने हैं तो प्लीज पूछ लीजिए यार, बिल्कुल, है ना। हाँ, हम लोग डाउट वाउट भी एक बार पूछ लेते हैं। अगर कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए यार। कविता अगर आज से ही करना शुरू करा है तो आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये मैं फिर बोल रहा हूं, आप आराम से कर लो यार। मैं कोर्स हटाने की तो बात ही नहीं है अभी, लेकिन आप ये समझो ना कि आप ऐसा तो नहीं जिस दिन परचेस करा है उसके 2 साल बाद भी कोर्स रहेगा। 2 साल है ना, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा साउंड का है और जितने भी रिमेनिंग टॉपिक है वो आपको एक एक करके मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो आप आराम रखिएगा अब, और जितनी वीडियो है उसको एंजॉय करिए, ठीक। चलिए, किसी को और पूछना है तो बता दीजिए। सेकंड टेस्ट बहुत जल्दी हो जाएगा जसप्रीत, राइट। जो आज मैंने सेकंड टेस्ट बोला था वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरे को 2 टॉपिक कराने थे। एक तो साउंड, बहुत लोग कह रहे थे कि साउंड बता दीजिए, साउंड का चार्ट बता दीजिए, है ना, थोड़ा बहुत आइडिया दे दीजिए, फोनेम मॉर्फेम ये चीजें, ठीक है। एचटेट की इंग्लिश मेरे को तो लगता है यार 15 में से 13 नंबर वाली थी। अगर आपका पीजीटी है तो यस, पीजीटी टीजीटी इंग्लिश हमेशा मास्टर होना चाहिए इंग्लिश का, वो
तभी वो कर पाएगा। मैं बार बार बोलता हूं, जर्नल पेपर को आप समझिए कि उसमें आपको मास्टर नहीं होना, लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट है, you have to be very very good at your main subjects and you cannot ignore even a single point out of it, right? So CA पैनल में कोर्स कब, यार ये कोर्स आप अपने आराम से देखिए, ठीक है, आराम से देखिए, एक वीडियो की वैलिडिटी बहुत है। सबसे इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए सीमा साउंड, बार बार सिमेंटिक्स आता है, बार बार फिनेटिक्स, फोनेम, मॉर्फेम, डिप्थोंग, मोनोप्थोंग, ये सारे क्वेश्चन जो है बार बार आपको सीटेट के अंदर मिलेंगे। तो साउंड रिलेटेड एक तो नॉलेज अच्छी बढ़ा देगा आपकी, और दूसरा आपको आइडिया अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, लेट्स स्टार्ट दी क्लास नाउ। I will not take further questions from your side. Now it is time to start the class. My request to everyone not to ask questions now. Okay. The please request to everyone just to keep a close eye on what I am teaching right now. चलिए guys, बहुत सिंपल से मैंने क्वेश्चंस लिखे, ठीक है, बहुत सिंपल से मैंने क्वेश्चन लिखे। अल्फाबेट, कई बार लोग अल्फाबेट को ये समझ लेते हैं कि वो होते हैं 26। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और वो हर एक लैंग्वेज में एक होती है, ध्यान रखिएगा। सो प्लीज नेवर से कि मैंने आज 26 अल्फाबेट पढ़े। अल्फाबेट हमेशा ध्यान रखना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, और इसमें ध्यान रखिएगा ये हमेशा हर लैंग्वेज में एक होता है। और अगर कोई आपको बोले कि मैं अल्फाबेट्स जानता हूं, तो अल्फाबेट्स का मतलब इज लाइक ही नोज मैनी लैंग्वेजेस। सो अल्फाबेट्स मींस द मैनी लैंग्वेजेस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जो स्कूल्स में कई बार टीचर बोलते हैं ना, आज मैं आपको अल्फाबेट पढ़ाएंगे या अल्फाबेट्स पढ़ाएंगे, अल्फाबेट्स वुड बी अ रॉन्ग वन गाइस, अल्फाबेट्स विल बी अ रॉन्ग वन, ये ध्यान रखिएगा। यार एक चीज मुझे बताओ, क्या हम सिर्फ एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ेंगे? मैं थोड़ा सा आई फील सॉरी फॉर दोज पीपल हु आर स्टडिंग लैंग्वेज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम। लैंग्वेज शुड नेवर बी स्टडीड फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम, इट शुड बी स्टडीड फॉर द पर्सनल ग्रोथ एज वेल। एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी स्टडी अ लैंग्वेज फॉर ओनली फॉर द कीपिंग द आई इन द एग्जाम, नहीं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैंने बोला अब लिखना बंद करिए जपनीत यार, मैं फिर बोल रहा हूं अब मुझे पढ़ाने दीजिए, ये मिल जाएगा आपको, मैं फिर बोल रहा हूं इसको बंद करिए अब लिखना। चलिए, अगर कोई भी अल्फाबेट है तो वो 1 होगा। अल्फाबेट्स बोलने का मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स, अल्फाबेट बोलने का मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स, ठीक है, सॉरी मल्टीपल लैंग्वेज। अल्फाबेट्स का मतलब मल्टीपल लैंग्वेज। अगर मैंने बोला आई नो मैनी अल्फाबेट्स लाइक इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, स्पेनिश, संस्कृत, या जो भी मैं बोलना चाहूं सो उसको बोल सकते हैं। अल्फाबेट लेटर हमारे पास 26 होते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वी हैव 26 लेटर इन इंग्लिश, वी हैव 5 वाउल साउंड्स, इट इज कॉल्ड द वाउल इन इंग्लिश। आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू प्रोनाउंस दिस एज वॉवेल, इसको वॉवेल मत पढ़िए गाइज, इसको वाउल बोलिए कोशिश करके, राइट। एंड वाउल के जो साउंड होते हैं वो हमारे पास 20 होते हैं। ये नंबर नोट करने हैं, हर एग्जाम में आते हैं ये नंबर। वाउल के जो साउंड होते हैं वो 20 होते हैं। कॉन्सोनेंट हमारे पास 21 होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं गाइज वो 24 होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं वो 24 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें किसी भी एग्जाम पर्पस के लिए ये 2 नंबर बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिए। किसी भी एग्जाम पर्पस के लिए ये 2 नंबर को जानना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश में जो वाउल के साउंड होते हैं वो 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट के साउंड होते हैं वो 24 होते हैं, राइट, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं एक चार्ट भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा और बता देता हूं एक बात। हमारे पास जो इंग्लिश में टोटल साउंड होते हैं, इंग्लिश में जो साउंड्स होते हैं गाइस वो होते हैं 44, ठीक है। जिसमें से अगर आप वाउल की तरफ चले जाओगे
तो वाउल साउंड आपको मिलेंगे 20, ठीक है। और अगर आप कॉन्सोनेंट की तरफ चले जाओगे तो कॉन्सोनेंट साउंड आपको मिलेंगे 24, राइट। ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक बहुत जरूरी बात है, जो वाउल होता है वो वाउल दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको मैं अभी चार्ट में आपको दिखाना शुरू करूंगा, राइट। जिसको मैं चार्ट में आपको दिखाना शुरू करूंगा। हमारे पास जो 20 है इसको डिवाइड किया जाता है, एक वर्ड है मोनोप्थोंग, ठीक है, और एक है डिप्थोंग। इसको डिवाइड करा जाता है मोनोप्थोंग में और डिप्थोंग में। मोनो का मतलब होता है एक और थोंग का मतलब होता है साउंड, ठीक है। मोनो का मतलब होता है एक और थोंग का मतलब होता है साउंड, ठीक है। यह ध्यान रखना। तो मोनोप्थोंग जो है गाइस, मोनोप्थोंग के अंदर यह ध्यान रखना कि आपके पास वन, ये जो है मोनो वन हो गया, थोंग का मतलब साउंड हो गया। तो यह होता है सिंगल वाउल साउंड या वन वाउल साउंड। मोनोप्थोंग जो कहलाता है वो होता है सिंगल वाउल साउंड या वन वाउल साउंड। अच्छा, ये मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं ये कैसे दिखते हैं, है ना। ये अभी आपको चार्ट में मैं दिखाने वाला हूं कि ये कैसे दिखते हैं। और बहुत जरूरी क्वेश्चन है गाइस, आप किसी भी टेट के लिए जा रहे हो, आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, कोई मान के चलिए ये आपके DSSB के PRT के मेन एग्जाम्स में भी आया था, है ना। तो ये कहीं पर भी आ जाते हैं। ये मैं और आप अभी यहां बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते कि ये इस एग्जाम का क्वेश्चन है और ये इस एग्जाम का। अगर आप ये डिसाइड कर पाएंगे तो मैं फिर मान जाऊंगा गई, है ना। मुझे नहीं लगता कि आप और मैं ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम के लिए बना है, ठीक। ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलिए, डाय मतलब टू होता है और थोंग मतलब साउंड होता है, राइट। तो डिप्थोंग जो होता है गाइस, वो इसके 3 नाम याद रखने हैं। ये डबल वाउल साउंड होता है गाइस। डिप्थोंग होता है जिसमें 2 वाउल साउंड एक साथ आते हैं। इसको हम ग्लाइडिंग वाउल के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में और टेट में बहुत बार आ चुके हैं गाइस। डिप्थोंग को आप ग्लाइडिंग वाउल के नाम से भी जानते हैं और डिप्थोंग का एक नाम और है कॉम्प्लेक्स वाउल। डिप्थोंग का एक नाम और है कॉम्प्लेक्स वाउल, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, टोटल संख्या हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ वाउल्स वी हैव 20। हमारे पास 20 है, 20 है वाउल्स, है ना। अब इसमें ध्यान रखना 12 तो हमारे पास होते हैं मोनोप्थोंग। अगर मैं 20 को डिवाइड करूं तो 20 में 12 तो हमारे पास होते हैं मोनोप्थोंग और 8 हमारे पास होते हैं डिप्थोंग, ठीक है। 8 हमारे पास होते हैं डिप्थोंग, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो गाइस, ये नंबर हमें बहुत ध्यान रखना है कि 44 हमारे पास, 44 वी हैव द इंग्लिश साउंड्स एंड इन दी वाउल साउंड, ठीक है, इन दी वाउल साउंड वी हैव 20, ठीक है। एंड इन दी मोनोप्थोंग वी हैव, यू नो दी, लाइक अगर मैं बोलूं तो मोनोप्थोंग वी हैव, बोल सकते हैं उसको 12 हमारे पास होते हैं। चार्ट में आई एम गोना शो इट टू यू गाइस। एंड इन डिप्थोंग वी हैव दी 8। और अगर मैं कॉन्सोनेंट की बात करूं, कॉन्सोनेंट इज 24, राइट। अब मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूं और चार्ट आप लोगों को याद करना पड़ेगा। मानिए आप में से कोई रीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको तो ये टिप्स पर होना चाहिए। अगर आप में से कोई रीट की तैयारी कर रहा है तो उसके टिप्स पर होना चाहिए ये चार्ट, ठीक। जो भी आपको अगर रीट की तैयारी कर रहा है तो उसके टिप्स पर होना चाहिए। चलिए, किसी ने यहां पर यह भी बताया मुझे कि मोनोप्थोंग को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है प्योर वाउल। और ये थैंक यू सो मच, मैं भूल गया था इसके लिए। चलिए, अगर मैं बोलूं तो आप इसको प्योर वाउल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं वाउल, प्योर वाउल भी आप इसको बोल सकते हैं, यह ध्यान रखना। मोनोप्थोंग कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज प्योर वाउल, यह ध्यान रखना।
ठीक है, तो इसको हम प्योर वाउल भी बोलते हैं। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, ठीक है। अब आपको, यार मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कहेंगे तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर दूंगा कि मेरे से आगे बढ़कर मत पढ़ाई करिए आप, है ना। मेरे को बहुत दिक्कत होती है अगर आप फालतू के कमेंट्स पे कमेंट्स लिख देंगे, कोई पर्पज नहीं है उसका। आपसे अगर जब तक कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए आपका हाथ कमेंट पे जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मैं समझ नहीं पाता कि आप मेरे को क्या मतलब किस, समझिए यार, बात को थोड़ा समझिए। कमेंट्स मत मारा करें, बिल्कुल मत मारिए, मैं बार बार बोल चुका हूं आपको, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको चार्ट दिखाने वाला हूं, ठीक है। और चार्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है डिप्थोंग, क्या होता है मोनोप्थोंग, और हम कितने होते हैं, कैसे वो दिखते हैं, हमें वो याद करने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। चलिए चार्ट की तरफ देखते हैं हम गाइस। मैंने आपके सामने चार्ट रखा हुआ है और चार्ट थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है मेरे हिसाब से। अब मेरे को पहले बताइए, चार्ट थोड़ा दिख रहा है आपको गाइस? थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, है ना, हल्का सा। एक मिनट रुकिए, रुकिए। कहाँ है भाई? चलिए मैं एक बार चार्ट को थोड़ा सा ठीक से दिखा देता हूं और इसको मैं कर देता हूं नीचे। मेरे को बताइए चार्ट किस किस को दिख रहा है, एक बार बता दीजिए। लाइट ज्यादा है थोड़ा सा, हाँ मतलब ये चार्ट आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। नॉट रीडेबल, यार आकाश, यार पीडीएफ तो मिल जाएगी गाइस, जो जो एक दो पीडीएफ रह गई है, अब तो मैं खाली हूं। मैं बिल्कुल आपको सारा पूरा कोर्स का जितना भी पीडीएफ है, मैंने आज ही कल टाइम लिया है, पूरा पीडीएफ कराऊंगा। चलिए गाइस कुछ भी नहीं है, चार्ट में देख लेते हैं एक बार। देखिए ये आप समझिए, यहां पर एक लिखा है वाउल, यहां पर आपका लिखा है वाउल, यहां पर लिखा है कॉन्सोनेंट। ये पूरा जो है ये साउंड का चार्ट है गाइस, ठीक है। ये जो है पूरा आपका क्या है, साउंड का चार्ट है। तो हम साउंड देख रहे हैं इसमें कि कैसे है, ठीक। चलिए अगर मैं बोलूं यहां पर वाउल है और यहां पर कॉन्सोनेंट है, अगर आप रो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो अगर आप यहां तक देखेंगे तो ये आपका वाउल की वो है, ठीक है। ये आपकी क्या है गाइस, ये अगर मैं बोलूं ये वाउल की रोज है, ठीक। ये आपका क्या है, ये आपका पूरा वाउल का रोज है। यार मैं समझ नहीं पाता, एक को अगर क्लियर दिख रहा है तो दूसरे को कैसे नहीं दिखता, ठीक है। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम करा देता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, है ना, गिव मी।
गाइस 2 मिनट दे दीजिए, आई एम गेटिंग इट रेक्टिफाइड। ओके, थोड़ा सा मैं इसको अभी ठीक करा देता हूं अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा है तो। डिस्प्ले रेजोल्यूशन तो नहीं है कोई? उसको पूछ लो एक बार, आकाश को। दो मिनट दे दीजिए बस, ठीक है? गिव मी 2 मिनट्स, आई एम गेटिंग इट रेक्टिफाइड। I am getting it rectified. You people are saying that we are not able to see, otherwise so we can continue with the same one. गाइस देख पा रहे हैं कि नहीं, एक बार बता दो। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, थोड़ा इसका वो कर दो यार, ब्राइटनेस कम कर दो, उधर से हो जाएगा ना। कम करना है, कम तो ज्यादा, और कम करो हल्का सा, और कम करो, हल्का सा और कम करो। चले गाइस, अब बता दीजिए, क्या कहते हैं, इज इट ओके टू एवरीवन? एक बार बता दीजिए, इज इट ओके टू एवरीवन नाउ? चलिए, अब विदाउट दैट पर्टिकुलर स्टफ हम शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज समझिए, यहां पर ये ना, अगर आप टोटल देखेंगे, ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ये टोटल बॉक्स है 44। ये जो टोटल बॉक्स है गाइस, ठीक है, ये जो टोटल बॉक्स है, ठीक है, अगर ये टोटल जो बॉक्स हैं, ठीक है, तो ये आपके कितने हैं? ये है आपके 44, ठीक है, ये टोटल बॉक्स जो है ये है आपके 44। अच्छा, सिनेमा हॉल की तरह डिमांड हो रही है, बिल्कुल। कई लोग कह रहे हैं बिल्कुल अच्छा है, कई लोग कह रहे हैं परफेक्ट है, कई लोग कह रहे हैं पहले वाला अच्छा था। चलिए ठीक है, अब मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं, पढ़ाने दो अब मुझे। चलिए, तो ये टोटल बॉक्स जो है ना गाइस, ये 44 है। अब इसमें अगर आप मोनोप्थॉक के बॉक्स देखेंगे, मोनोप्थॉक नहीं, अगर आप वाउल के बॉक्स देखेंगे, देखो ये वाउल लिखा है ना, ये वाउल लिखा है, तो वाउल के अगर आप बॉक्स देखोगे तो ये पूरे वाउल के बॉक्स हैं, है ना। और टोटल वाउल का जो बॉक्स है गाइस, वो है 20। इसका मतलब 20 वाउल के साउंड है, ठीक है। टोटल बॉक्स जो है वो क्या है? 20, तो ये 20 वाउल के साउंड है। और ये वाला जो बॉक्स है वो कॉन्सोनेंट का है। ये बॉक्स जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट का है। तो कॉन्सोनेंट के जो बॉक्स है वो टोटल हमारे पास क्या है? 24। तो ये बेसिकली आपका जो होता है, ये होते हैं साउंड। 20 हमारे पास वाउल के साउंड है और 24 हमारे पास कॉन्सोनेंट के साउंड है, ठीक। 20 हमारे पास किसके साउंड है? वाउल के। और 24 हमारे पास किसके है? कॉन्सोनेंट के। अब इसमें एक चीज और देखो, यहां पर ऊपर लिखा हुआ है मोनोप्थोंग, यहां पर लिखा है डिप्थोंग। अगर किसी ने एचटेट का अभी दिया हो पेपर, तो उसमें बॉय का फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आया था,
या बॉय का सिंबल पूछा था, है ना। तो देखो बॉय का सिंबल ये रहा आपके पास। अभी मैं इसको और समझाऊंगा। वैसे मोनोप्थोंग का अगर आप बॉक्स देखेंगे तो मोनोप्थोंग के बॉक्स है ये रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये जो टोटल बॉक्स है ये मोनोप्थोंग का है। ये जो बॉक्स है, सॉरी इसमें अगर मैं जाऊं तो ये जो बॉक्स है ये वाला, ये बॉक्स, ये आपका क्या है गाइस, ये आपका इतना देखिए, ये आपका मोनोप्थोंग है। ठीक। अब एक चीज और ध्यान रखना, मोनोप्थोंग वो होता है जिसमें जब आप बोलो तो एक बार वाउल का साउंड यानी एक मोनोप्थोंग, एक वाउल का साउंड मतलब एक मोनोप्थोंग। जैसे आप इसमें बोल रहे हैं शीप, अब देखो यहां पर डबल ई तो दिख रहा है लेकिन एक ही बार ई बोला जा रहा है ना, एक ही बार ई बोला जा रहा है। जैसे गुड है तो गुड में एक ही बार ऊ आ रहा है ना, गुड में एक ही बार ऊ आ रहा है। ठीक। शूट, शू, ऊ, यहां पर भी एक ही बार ऊ आ रहा है। ठीक। तो यह आपका जब एक साउंड बोला जाए किसका, अगर आप एक बार वाउल के साउंड को बोले, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आपका होता है, ठीक है चलिए अगर मैं देखो क्या है यहां पर कि ये आपकी क्या है, मोनोप्थोंग साउंड है। हमारे पास टोटल 12 साउंड होते हैं। अगर आप इनके सिंबल याद कर पाए तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप इनके सिंबल याद कर पाए तो सबसे अच्छी बात है। अच्छा देखो मोनोप्थोंग में इसका डेफिनेशन ध्यान रखना, सिंगल वाउल साउंड। मोनोप्थोंग क्या होता है, सिंगल वाउल साउंड। ठीक है, यह ध्यान रखना, यह होता है मोनोप्थोंग कि एक वाउल साउंड को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मोनोप्थोंग बोलते हैं। यह ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक बात और याद रखनी है कि हमारे पास ये मोनोप्थोंग को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। एक होता है लॉन्ग वाउल और एक होता है शॉर्ट वाउल। ठीक है, एक होता है लॉन्ग वाउल और एक होता है शॉर्ट वाउल। लॉन्ग वाउल वो होता है जिस पर आप थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देके बात करते हो। ठीक। अच्छा अगर मैं बात करूं यहां पर लॉन्ग वाउल कौन कौन से हैं, जिनके आगे ये डॉट लगा हुआ है, आई डॉट है ना, यू डॉट, ठीक, ये वाला बर्ड डॉट, ये वाला डॉट, ठीक, और ये वाला डॉट। तो इसका मतलब हमारे पास 5 ऐसे साउंड है जिनके आगे डॉट लगा हुआ है, और जिनके आगे वो डॉट लगा हुआ है ना गाइस, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग वाउल। यानी कोई आपको पूछे कि लॉन्ग वाउल कितने हैं, तो लॉन्ग वाउल हमारे पास 5 हैं। ठीक है, लॉन्ग वाउल हमारे पास क्या है, 5 है। देखो लॉन्ग और शॉर्ट में फर्क देखो, ये देखो सिट और सीट, है ना। एक तो आपने बोला आराम से सिट और एक बोला सीट। अब देखो वहां पर है शिप और एक आपने क्या बोला, शीप। तो गाइस जब आप किसी चीज पर स्ट्रेस देके बोल रहे हो तो वो लॉन्ग वाउल की तरफ जा रहा है, और एक नॉर्मल स्ट्रेस के साथ आ रहा है तो वो क्या है, वो एक शॉर्ट वाउल की तरफ आ रहा है। तो लॉन्ग वाउल अगर 5 है तो बचे हुए बाकी 7 क्या होंगे हमारे पास, शॉर्ट वाउल होंगे। ठीक है, बाकी बचे हुए हमारे पास क्या होंगे, शॉर्ट वाउल होंगे। तो शॉर्ट वाउल की संख्या हमारे पास कितनी है, 7 है। ठीक है, शॉर्ट वाउल की संख्या कितनी है, 7 है। तो एक चीज याद रखना, मैंने यहां पर क्या चीज समराइज करी, टोटल बॉक्सेस 44 हैं। ठीक है, 44 साउंड हो गए, 44 साउंड्स हो गए। अच्छा मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में गिनती, कई बार लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, 44 44, तो आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। सो देर आर 44 साउंड्स। ठीक है, 44 में 20 वाउल हो गए, 24 कॉन्सोनेंट हो गए, और 20 के अंदर हमारे पास मोनोप्थोंग हो गए कितने, 12। ठीक है,
12 में से भी 5 हो गए लॉन्ग वाउल में और 7 हो गए शॉर्ट वाउल में, राइट? ये ध्यान रखना। तो ये आपका मोनोप्थोंग क्लियर है यहां पर, ये ध्यान रखना। ठीक, ये हमारे क्या है, ये मोनोप्थोंग है, ये ध्यान रखना। अब इसमें और एक चीज समझो, ठीक? डिप्थोंग, डाय का मतलब होता है टू, डाय मतलब इंग्लिश में क्या होता है गाइस, टू, ठीक? और थोंग का मतलब जो होता है वो होता है साउंड। डिप्थोंग के अंदर क्या होता है गाइस, डिप्थोंग के अंदर क्या होता है, ये ध्यान रखना। चलिए, हां जी, डिप्थोंग के अंदर क्या होता है, रिकॉर्डेड क्लास योगेश आप आराम से देखिएगा, अवेलेबल रहेंगी, ठीक है? और गाइज दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू सॉर्ट आउट द क्वेरीज यार, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक? क्या है, मैंने सुपर टेट की फी पे कर दिया है लेकिन वेब ओपन नहीं हो रहा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस पे अध्ययन मंत्रा पे कॉल करें यार, है ना? प्लीज इस पे अध्ययन मंत्रा पे आप कॉल करें। मोहम्मद सिरा, क्या नाम है, मिनहाज जी, ठीक है? चलिए आगे आ जाते हैं। आगे अब मैं क्वेरी नहीं लूंगा, नहीं लो तो लोग बुरा मान जाते हैं, फिर लिखने लगते हैं आप इग्नोर क्यों कर रहे हो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। या तो आदमी पढ़ाएगा या फिर मैसेज पढ़ेगा। चलिए, इसमें अब डिप्थोंग को बहुत समझना है गाइस। डिप्थोंग जो होता है, ठीक है, डाय का मतलब होता है टू, डायग्राफ, है ना, या कुछ भी। तो डिप्थोंग में क्या होता है गाइस, डिप्थोंग में ना एक साउंड दूसरे साउंड पर ना फिसलता है, यानी दो वाउल साउंड को आप एक ही, क्या कहते हैं, सांस में बोल देते हैं। बोलते आप दो वाउल साउंड है लेकिन उसको बोलते आप एक ही सांस में है। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं, आप ये देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है। अगर मैंने एक वर्ड बोला बुक और एक वर्ड बोला डेयर, क्या हम दोनों को एक तरीके से ही बोलते हैं? ठीक है, अगर मैं बात बोलूं बुक और डेयर, ठीक, बुक और डेयर, अगर मैं बात करूं बुक और डेयर, आप क्या देखो, जब आप बुक बोल रहे हो तो आपने क्या करा, आपका टंग पोजीशन चेंज नहीं हुआ। डिप्थोंग के अंदर आपका जो है ना गाइस, टंग पोजीशन चेंज होता है। और डिप्थोंग के अंदर होता क्या है कि आप एक वाउल से दूसरे वाउल की तरफ ग्लाइड करते हो, एक वाउल से दूसरे वाउल की तरफ ग्लाइड करते हो। देखो, जब आपने बुक बोला तो आपने सिंपल बोल दिया बुक, आपका कोई टंग पोजीशन नहीं हिलेगा। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे क्या, डी, अब देखो यहां पर देखो क्या हुआ, समझना, मैं हिंदी में थोड़ा बता रहा हूं। डी, एक तो ये आ गया ई, है ना, और एक क्या आ रहा है, अर। तो कैसा साउंड बन रहा है, डियर। अब जब आप डियर बोल रहे हो तो आपका अंदर टंग पूरा हिल चुका है। जब आप इसको डियर बोल रहे हो, देखो बुक में नहीं होगा, बुक, बुक, बिल्कुल कोई चीज नहीं हिली, है ना, बुक, तो बुक में नहीं हिला। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो डियर, तो बोल रहे हैं डी और अर, यानी ई और आ एक साथ फिसल के आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रहा है। और यही रीजन है गाइस कि डेयर जो, क्या कहते हैं, डिप्थोंग जो है उनको ग्लाइडिंग वाउल बोला जाता है। उनका रीजन ही ये है, उनको ग्लाइडिंग वाउल क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक वाउल दूसरे वाउल पे ग्लाइड करता है। और यही रीजन है इनको डिप्थोंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डबल वाउल साउंड होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना, इसलिए इनको डबल वाउल साउंड बोलते हैं। ठीक, अब जैसे किसी ने बोला बोआए, अब देखो बी ओ आए, बोआए, है ना, काऊ। अब जैसे काऊ बोलते ना, काऊ, काऊ, काऊ पढ़ते ना, काऊ, तो आ और उ, आ और उ, बोआए में ओ और अ। तो यानी जब दो दो साउंड एक साथ चल रहे हैं और एक दूसरे पे ग्लाइड कर रहे हैं, वो होता है हमारा डिप्थोंग। जैसे यहां पर देखो, कुछ मैं डिप्थोंग दिखाता हूं, देखो यहां पर ये डिप्थोंग की लाइन लगी है। हे में देखो आया क्या, ए, और फिर क्या आया, अर, हे अर, हेयर, है ना।
यानी ए भी आ रहा है और आर आ रहा है, और जब आप तेजी से बोलेंगे तो ग्लाइड करेगा हेयर, यानी एक चीज दूसरे चीज पर फिसलती हुई नजर आएगी आपको। एक वाउल साउंड दूसरे वाउल साउंड पर आपको यह फिसलता हुआ नजर आएगा, हेयर, है ना, यह ध्यान रखना। अब देखो यहां पर क्या है, बुआए, है ना, मा ई। अब देखो क्या बोल रहा है, माई। अब मां में एक तो आ गया और एक ई आ गया, तो ये देखो, है ना। तो इस तरीके से ये जो है बनता है बेसिकली क्या, जिसको हम बोलते हैं डिप्थोंग। मेजर ये है गाइज, अगर आप देखो रीड, अगर आप नॉर्मल किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो तो शायद इतना डीप नहीं आएगा। सिर्फ 2 एग्जाम है जहां पर बहुत डिटेल में आता है, एक है रीट एग्जाम, और अगर आप टीजीटी पीजीटी में इंग्लिश में हैं तो वो फिर कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश, खासकर पीजीटी वाले ये ना समझे कि उनका इंग्लिश सब्जेक्ट है और वो काम चलाकर इंग्लिश से निकाल लेंगे, फिर उनको डीप आना चाहिए, ठीक। तो गाइज ये एक चार्ट है जो हमने देखा। कॉन्सोनेंट हमारे पास 24 होते हैं। कोई पूछ रहा था ये सिंबल, अब ये सिंबल हमें याद करने होते हैं, ये कोई एबीसीडी वाले सिंबल नहीं है, ये अलग सिंबल है, ये ध्यान रखना, ठीक। ये अलग सिंबल है, और अगर कोशिश हुआ तो मैं फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी थोड़ी बहुत कराने की कोशिश करूंगा, विच इज अगेन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब टू बी डन, है ना। और अगर आप ये पहली बार कर रहे होते हैं तो ये वैसे ही मुश्किल हो जाते हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको चार्ट समझाया। अब इसकी कुछ और टर्म्स होती हैं, वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में अभी समझा रहा हूं, ठीक है। तो एक बार बता दीजिए, ये चार्ट आपको समझ आया है कि चार्ट कैसा दिख रहा है। देखो आप जैसे मानो किसी को वहां पर ये आया था, देखो हरियाणा टेट में बॉय आया था तो आंसर ये बनना था, है ना। ये वहां पे सिंबल दिया हुआ था हरियाणा टेट में, तो ये आंसर जो था ये बनना था, ठीक है। ये ध्यान रखना। हमेश रावत, आपको थोड़ा सा इस पर और मेहनत अभी करनी पड़ेगी, कोशिश मैं करूंगा कि मैं इस पर और काम कर लूं, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पर ये बॉय, बस आपको ये सिंबल मार्क करना था वहां पे। जैसे शो है तो वो पूछेगा शो का बताइए डिप्थोंग क्या है, तो यह शो का सिंबल क्या है, तो ये रहा आपका वो सिंबल, ठीक है। उल्टा ई बनेगा और ये ऐसे यू बनेगा। अब ये सिंबल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चार्ट क्लियर है यार, आपको एक बार बता दीजिए, चार्ट समझ आया आपको थोड़ा सा। ऑल्दो मैंने बोला कि ये सिंबल अलग से याद करने पड़ते हैं, बट हमें ये पता लग गया कि हाँ मोनोप्थोंग कैसे दिखते हैं, डिप्थोंग कैसे दिखते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट कितने सारे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारे को यहां से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये डिफिकल्ट नहीं है। अब चार्ट को तो देखो, सही में अगर आप बोलूं तो चार्ट मैंने भी अभी बहुत अच्छे से नहीं रटा है ये, ठीक है। चार्ट जो है वो मैंने भी अभी, कई बार मैं भी भूल जाता हूं बहुत ज्यादा, क्योंकि कई बार ये सिंबल्स मुझे याद नहीं रहते। मैंने फिर बोला अगर आप बहुत हाई लेवल के लिए, नहीं सर कुछ समझ नहीं आया। रोहित टाइम से आए थे, आप नहीं आए थे। अगर आप टाइम से ज्वाइन नहीं करा है तो फिर आप फंस चुके हैं यार। चलिए, तो एक मैंने एक आइडिया दिया, फेयर आइडिया आपको, कि मोनोप्थोंग आपको कितने होते हैं, और मोनोप्थोंग की डेफिनेशन याद रख लेना। इट्स अ सिंगल वाउल साउंड, इट्स अ डबल वाउल साउंड। मोनोप्थोंग में जब आपके पास क्या रहता है यार, क्लास जो है मॉर्निंग से बनी हुई होती है कि कब होनी है, उसमें नोटिफिकेशन वाली बात ही नहीं है। ऐप पे एक बार देख लिया करो कौन कौन सी क्लास आज लाइव है, तो आज की लाइव क्लास पहले से बनी हुई थी। ये सारे सिंबल आपको पीजीटी में या किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है सिंबल की, ये आपको अगर मानिए किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूछे जा सकते हैं यार। चलिए, अब मैं इसमें आगे लेके चलता हूं, और एक चीज ध्यान रखना, ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, वैसे मैं इसको सीटेट में पढ़ाता हूं, लेकिन ये टॉपिक आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, क्योंकि हो सकता है हमने कभी ये नाम ही ना सुने हो, डिप्थोंग, मोनोप्थोंग। किसी से ये पूछ लो कि वाउल साउंड कितने, तो वो 5 बोल देता है।
तो कई बार ये दिक्कतें हमने देखी है। चलिए अब मैं इसमें एक छोटी सी जगह आपको लेके चलता हूं कि हमारे पास ना देखिए कुछ और बातें होती हैं साउंड को लेके। जैसे कई बार क्या बातें होती है वो मैं देखता हूं। कई बारी लोग ये होता है, देखिए एक लिंग्विस्टिक होता है हमारे पास। लिंग्विस्टिक्स में होता है जब आप लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। लिंग्विस्टिक्स हमारे पास क्या होता है गाइस? स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब मानो आपको इंग्लिश आती है तो जरूरी नहीं आप लिंग्विस्टिक्स के एक्सपर्ट हो, ठीक है। आपको लैंग्वेज आती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंग्लिश के एक्सपर्ट हो, ठीक। स्टडी ऑफ लैंग्वेज में क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है। स्टडीज ऑफ लैंग्वेज में क्या क्या पार्ट होते हैं मैं बता देता हूं। हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है फिनेटिक्स, और जिसको हम बोल सकते हैं फोनोलॉजी। फिनेटिक्स होता है और फोनोलॉजी होता है। फोनोलॉजी होता है जब आप साउंड की स्टडी करते हो, स्टडी ऑफ साउंड। फोन का मतलब साउंड, राइट। फिर उसके बाद आप उनके ग्रामर को सीखते हो, उनके स्ट्रक्चर्स को सीखते हो, उनके सिंटेक्स को सीखते हो, राइट। फिर आप उनके सिंटेक्स को सीखते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यार सिंबल, देखो अब देखो फिर एक वही बात होती है सिंबल। मैंने बोला ना, मैं भी स्ट्रगल करता हूं। आप कोई ऐसा नहीं कि आप साल भर में बैठ के याद कर लो, या अपने एग्जाम से पहले एक बार देख लो, है ना। और थोड़ा सा कभी कभार याद हो पाए तो देख लेना। मैं इसका फिनेटिक मैंने फिर बोला यार कई बार तो यही चीज पढ़ाना इतना मुश्किल हो जाता है। क्यों? लोगों ने कभी सुना नहीं होता, उनको आइडिया नहीं होता, तो कहते क्या पढ़ा रहे हो आज, है ना। अब इसका फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी आगे हम करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी हम इस पर करेंगे। यस, अगर आपने नट्स एंड बोल्ट्स पे देखा हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है। यस, कॉन्सेप्ट फॉर, ठीक है। आ जाते हैं गाइज इसमें। और इसमें जो तीसरा पार्ट होता है जो सीटेट में बहुत आया हुआ है, पहला होता है सिमेंटिक्स और दूसरा होता है प्रैग्मेटिज्म। पहला होता है सिमेंटिक्स, दूसरा होता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म की स्पेलिंग ठीक कर देता हूं, PRAGMATISM, प्रैग्मेटिज्म, ठीक। तो ये पूरा जो है डिवाइड होती है आपकी लिंग्विस्टिक जो है इस चीज के अंदर, ठीक है। आपकी लिंग्विस्टिक्स में पूरी चीज डिवाइड होती है। सीटेट में जितना अभी तक पढ़ाया उतना ही पूछेगा। सीटेट के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साउंड पूछ सकता है सीटेट में हम, और किसी में भी बहुत डीप में मैंने बताया रीट में पूछा जाता है, और आपको पीजीटी के मेन उसमें पूछा जा सकता है। जर्नल पेपर में उतना डीप में वो नहीं जाएंगे, उन्हें भी पता है कि जर्नल पेपर में इतना डीप में नहीं आएगा, ठीक, ये ध्यान रखना। चलिए देखिए, अब इसमें ग्रामर और सिंटेक्स तो वही होते हैं जो हमने पढ़े हैं आज तक। सिमेंटिक्स को मैं बता देता हूं। सिमेंटिक्स होता है स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड। सिमेंटिक्स की डेफिनेशन देख लीजिए। सिमेंटिक्स होता है स्टडी ऑफ, इसमें वर्ड याद रखना, मीनिंग ऑफ वर्ड, मीनिंग ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है? यह अर्थ विज्ञान होता है, ठीक है, यह अर्थ विज्ञान होता है। इसमें यह ध्यान रखिएगा, इसमें होता क्या है गाइज, ऐसा तो नहीं है ना जो बात लिख दी जाए वही मीनिंग होंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता जो बात लिख दी जाए वही मीनिंग होंगे, ठीक। तो अगर मैं सिमेंटिक्स की बात करूं, जैसे मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिख दिया, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब बताइए कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको इसका मीनिंग नहीं पता, है ना। आपके सामने मैंने लिखा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो गाइज मेरे को बताओ, जब आपने इसका अर्थ समझा, इसका सिमेंटिक समझा, तो क्या जो लिखा था वही समझा? ठीक है, जब आपने इसका सिमेंटिक समझा
तो क्या जो लिखा था वही समझा? नहीं, आपने इसका अर्थ यह समझा खुद को तो आता नहीं, मुझे बोल रहा है ना। यानी अब चोर की दाढ़ी में तिनका, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ऊंट के मुंह में जी। तो यानी कितनी चीजें ऐसी हैं जिनको हम बोलते कुछ है और उसका अर्थ हम कुछ और निकालते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में कितनी ऐसी चीजें हैं जिनका अर्थ कुछ होता है लेकिन उनका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। तो वो होता है इंग्लिश में सिमेंटिक्स। मैंने कहा यार करा दूंगा सारा कोर्स, ब्लैक एंड व्हाइट में दे दूं क्या? अब जैसे कई लोग मुझे बार बार मैसेज करते रहते हैं, ये रह गया वो, मैंने कहा चलाते रहो, जिंदगी भर रहेगा, है ना। मैंने आपको बोला मैं आपको मॉडल वर्ब का एक और दूंगा चैप्टर, एक आपको मेरी तरफ से मिलेगा टेस्ट, और हर 15-20 दिन में एक टेस्ट लेने में आ जाए करूंगा, ये पक्की बात है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगर मैंने बोला ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है? ठीक, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ये थोड़ी है काला सफेद। अगर मैंने बोला क्या मैं ब्लैक एंड व्हाइट में दे दूं तुम्हें, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब लिख कर दे दूं क्या भाई? जबान की वैल्यू होती है कि नहीं होती? मेरे लिए तो बहुत है। अगर मैंने कुछ बोला आपको तो मैं डिलीवर करूंगा, नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं, ठीक। तो अगर मैं बोलूं ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग। लेकिन देखो अगर आप इसके सिमेंटिक्स को नहीं जानते तो आप कहोगे ये काला सफेद क्या लिख के देंगे। अगर मानो मैंने आपको बोला यार ब्लैक एंड व्हाइट में लिख देता हूं, तो आप कहेंगे यार ये काला सफेद क्या लिख के देंगे, ठीक। यस, किसी ने बताया रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बारिश हो रही है मूसलाधार, है ना। और बहुत एग्जाम्पल्स है गाइस, और बहुत एग्जाम्पल्स हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। मेरा कहने का मतलब यह है कि सिमेंटिक्स का मतलब होता है अर्थ विज्ञान। जो बताया जाए, जो बताया जाए वो कई बार मीनिंग नहीं होता, कई बार अर्थ अलग होते हैं। तो जब आप किसी लैंग्वेज को समझ रहे हैं तो आपको उसके सिमेंटिक्स भी पता होने चाहिए, है ना। और प्रैग्मेटिज्म क्या होता है गाइस? प्रैग्मेटिज्म होता है प्रैक्टिकल वे ऑफ डीलिंग विथ सिचुएशन। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है गाइस? प्रैक्टिकल वे ऑफ डीलिंग विथ सिचुएशन रादर देन थियोरिटिकल वन। प्रैक्टिकल वे ऑफ डीलिंग विथ सिचुएशन रादर देन थियोरिटिकल वन, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं रादर देन थियोरिटिकल वन। भाई सीधी सी बात है, हम लाइफ में बहुत सी चीजें, हम लाइफ में यस किक दी बकेट, बर्ड ऑफ रोजेस बहुत ले सकते हैं, है ना। अगर मैं अब बात करूं गाइस प्रैक्टिकल वे ऑफ डीलिंग विथ सिचुएशन, प्रैग्मेटिज्म कहता है कि आप किसी भी चीज को, कई बार ऐसा तो नहीं कि मेरे घर में 11 बजे के बाद अलाउड नहीं है और किसी दिन मैं फंस गया तो क्या कहेंगे, तू भारी सो जा भाई। यार वो सिचुएशन देखेंगे और आने देंगे। कई बार होता है, हम भी क्लासेस में यही कहते थे भाई कि यार 10 मिनट के बाद अलाउड नहीं है, लेकिन लोग आते रहते थे आधे आधे घंटे तक, है ना। तो प्रैग्मेटिज्म ये नहीं कहता कि आप थियोरिटिकल बेस, सम टाइम घर में लड़ाई हो जाती है तो आप ऐसा तो है नहीं कि देखते हैं ना किससे हुई, क्या हुई, पर्पस क्या है, हमें क्या बोलना चाहिए, कितना कंट्रोल करना चाहिए, कितनी लड़ाई करनी चाहिए, वो सब प्रैग्मेटिज्म है। आपका प्रैक्टिकल वे पे डील करना, कैसे कैसे आप चीजों को हैंडल करोगे। तो लैंग्वेज में भी वही होता है कि आपको क्या बोला जा रहा है, कैसे हैंडल करना है उसको, दैट इज कॉल्ड दी प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। ये नहीं कि किसी ने आपको बेवकूफ बोला तो आप बुरा मान गए, भाई ये तो मुझे बेवकूफ बोल रहा है। अरे उसने मजाक में बोला, या फिर वो हो सकता है आपके लिए बहुत कंसर्न हो, ठीक है, वो हो सकता है आपके लिए बहुत कंसर्न हो। एक चीज और ध्यान रखना, इस संसार में कुछ लोग बड़े नेगेटिव होते हैं, उन्हें ना आसपास की दुनिया भी नेगेटिव नजर आती है। जैसे कई लोग जो होता है बड़े नेगेटिव होते हैं, उन्हें लगता है कि संसार, जैसे उनको ना साइनिक बोलते हैं हम गाइस। एक वर्ड होता है इंग्लिश में साइनिक, CYNIC। साइनिक वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि कभी भी कोई उनके भले की बात नहीं कर सकता, कभी भी कोई उनके अच्छे की नहीं सोच सकता, ये सारी दुनिया मतलबी है, सारे लोग अपने मतलब के लिए आते हैं इस संसार में।
है ना, और कोई मतलब नहीं होता एक दूसरे से। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा उससे, ठीक है। साइनिक्स भी मत बनिए, ये ध्यान रखना। सिचुएशन के हिसाब से डील करना इज कॉल्ड प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको थोड़ी छोटी मोटी चीजें बता रहा हूं जल्दी जल्दी, और 15 मिनट में इसको हम फिनिश करेंगे। फोनेम क्या होता है? फोनेम, फोनेम होते हैं गाइज अ बेसिक यूनिट ऑफ साउंड। फोनेम हमारे पास क्या होता है गाइज? अ बेसिक यूनिट ऑफ साउंड। बेसिक यूनिट का मतलब जब आपके पास साउंड की सबसे छोटी यूनिट होती है उसको आप फोनेम बोलते हैं, ठीक। आप जब आपके पास सबसे छोटी यूनिट होती है तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या? फोनेम, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा से एक ही एग्जाम्पल से समझा देता हूं ताकि आपको बहुत ही, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मतलब आपको चीजें समझ आ जाएं, ठीक। देखिए मेरा बस कहने का मतलब यह, आप सेंसिबल रहिए, ठीक है। आपको मतलब बेवकूफ ना बना पाए, आप उस लेवल पे हो, बट ये नहीं कि सारी दुनिया बेवकूफ बनाती है, इसको ऐसे मत ट्रीट करिए, है ना। हाँ, मतलब कई बार लोग ये समझते हैं कि सारी दुनिया बेवकूफ बनाती है और कोई काम नहीं है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। लाइफ में लोग आपको सर्विस देते हैं, आपसे पेमेंट लेते हैं, ठीक है। आई एम टेकिंग पेमेंट फ्रॉम यू एंड गिविंग माई हार्ट एंड सोल एंड द बेस्ट पॉसिबल सर्विस टू ऑल ऑफ यू। इसमें कोई यहां पर कोई स्कल्डगरी नहीं चल रहा है, कोई यहां पे शिकेंडरी नहीं चल रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए फोनेम को अगर मैं देखो, सीधी सी बात है, मैंने वर्ड लिया रैट। रैट को जब आप फोनेम में डिवाइड करेंगे तो ये 3 फोनेम में डिवाइड होगा इस तरीके से। रैट, र, ए और टे, र, ए और टे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। र, ए और टे। प्रिया, अगर गॉड फॉरबिड आपका एक्सीडेंट हो गया, पर ठीक है, आप उसको आराम से देखिएगा कोर्स को जब आपके पास टाइम हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जैसे मेरे को यहां पर मैंने लिखा मेल। अब गाइस मेल में मुझे फोनेम निकालना है, तो मेल में बनेगा एक म, एक बनेगा ए और एक बनेगा ल। म, ए और ल। अब भी इसमें 3 फोनेम है। रैट के अंदर 3 फोनेम थे, ठीक है, मेल के अंदर भी 3 फोनेम है, ठीक। जैसे मैंने लिख दिया कैच। अब कैच को भी अगर आप देखेंगे, का बनेगा, ए बनेगा और TCH बनेगा। कैच के अंदर भी आपके पास क्या है? 3 फोनेम है, ठीक। तो ये फोनेम होता है जब आप किसी वर्ड को एक बेसिक यूनिट ऑफ साउंड में डिवाइड कर दें, दैट इज कॉल्ड बेसिकली दी फोनेम इन इंग्लिश, ठीक है, फोनेम इन इंग्लिश। जैसे मैं अगर बनाना चाहूं, देखिए फोनेम को और मैं बनाना चाहूं, जैसे मेरे को बनाना है फास्ट, ठीक है, तो इंग्लिश बनेगी फो, ए, स और ट, फास्ट, ठीक है, दिस इज द फोनेम। अगर मुझे बनाना है नेट, तो नेट का फोनेम देखिए न, ए और ट, ये फोनेम होते हैं गाइस, ठीक, न, ए और ट, ठीक, ये हमारे क्या है? फोनेम है। जैसे देखो कॉम्प्लाई, बनाइए गाइस कॉम्प्लाई का फोनेम, है ना। कॉम्प्लाई का फोनेम निकाल के दिखाइए। चलिए आपके लिए एक टास्क मैंने दे दी, कॉम्प्लाई का फोनेम निकालिए। चलिए बनाइए फोनेम। दोनों वर्ड का फोनेम निकाल के दिखाइए कि इनमें कितने फोनेम हैं। दोनों वर्ड के फोनेम निकाल के दिखाइए कि इसमें कितने फोनेम हैं। अब देखिए, अगर आप को बोलते को, तो को में का और ओ 2 चीज है। को में आप क्या बोलते हो? का और ओ 2 चीज है, को, है ना। तो उस हिसाब से याद रखिएगा।
देखो कॉम्प्लाई में जब आप को बोलेंगे तो एक तो का हो गया, एक ओ हो गया, तो ये दो हो गए, फिर आ गया म, और फिर आ गया प, और फिर आ गया ल, और फिर आ गया ई, कॉम्प्लाई। तो अगर मुझे कॉम्प्लाई के निकालने हैं तो कॉम्प्लाई में मेरे पास कितने फोनेम निकले? 6 फोनेम निकले। अच्छा देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, ये डीप जो है ये मैं बता रहा हूं, लेकिन बहुत एग्जामों में ये डीप नहीं आते हैं, बट हां अब पढ़ रहे हैं तो यार गुड टू नो तो है, हमारे लिए तो अच्छा है ना, हमें कुछ नया सीखने को मिले। और यहां पर मैंने तो बोला आपको, आई एम नॉट टारगेटिंग एग्जाम्स, आई एम टारगेटिंग इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, द पर्पज ऑफ दिस कोर्स इज नॉट टू जस्ट टारगेट ए पर्टिकुलर एग्जाम्स, बट टू टारगेट द होलिस्टिक इंग्लिश लैंग्वेज और टू गेट द आइडिया ऑफ द ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए फ्रॉग में देखते हैं गाइज, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन फ्रॉग। एफ, फ, र, ओ और ग, ये फ्रॉग है, राइट। सो वहां पर आपके पास 4 आ गए। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या निकालते हो गाइज इंग्लिश में? फोनेम। ठीक है, मैं 10 मिनट और आपसे क्लास लूंगा अभी, और 10 मिनट हमारी क्लास अभी और चलेगी गाइज, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास है वो है मॉर्फेम। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है मॉर्फेम और मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी होता है कैसे वर्ड इंग्लिश में बनते हैं, वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी। ठीक, अब देखो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फेम के अंदर क्या है? मॉर्फेम के अंदर होता है बेसिक यूनिट ऑफ, मॉर्फेम क्या होते हैं? अ बेसिक यूनिट ऑफ मीनिंगफुल साउंड, अ बेसिक यूनिट ऑफ मीनिंगफुल साउंड। यानी जो फोनेम था, फोनेम के अंदर आप कर रहे थे क्या कि चीजों को डिवाइड कर रहे थे, एक एक अक्षर को डिवाइड कर रहे थे, एक एक साउंड को। अब मॉर्फेम में आपको डिवाइड करना है साउंड नहीं, मीनिंगफुल साउंड। ठीक है, मॉर्फेम आपको मीनिंगफुल साउंड में रीड करना है, यह ध्यान रखना। ठीक, तो अगर आपको मॉर्फेम करना है तो मॉर्फेम विल बी स्टार्टेड इन मीनिंगफुल साउंड, यह ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे देखिए हमने जब कैट को डिवाइड करा था तो कैट में का, ए और टा था, लेकिन ना कै का मीनिंग है, ना ट का मीनिंग है और ना अ का मीनिंग है। लेकिन अगर मैं पूरे कैट को डिवाइड कर दूं तो इसका एक पूरा मीनिंग है। ठीक, तो यह ध्यान रखना। तो कैट में 3 तो हो गए फोनेम, क्योंकि का, ए और टा है, लेकिन एक होगा मॉर्फेम, क्योंकि कैट का पूरा मीनिंग तो एक ही है। ठीक है ना, एक होगा मॉर्फेम। ठीक है, कैट में एक होगा मॉर्फेम, यह ध्यान रखिएगा। अगर मैं बोलूं तो मॉर्फेम होता है हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ मीनिंगफुल साउंड, बेसिक यूनिट ऑफ मीनिंगफुल साउंड, यह ध्यान रखना। एक ऐसा साउंड जिसके पास अब कोई एक मीनिंग हो, यानी कैट, बिल्ली, लेकिन का कोई मीनिंग नहीं है, आ का कोई मीनिंग नहीं है, टा का कोई मीनिंग नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक, अब जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा सा मॉर्फेम में थोड़ा सा डिटेल में ले जाऊंगा। हमारे पास एक होते हैं फ्री मॉर्फेम, एक होते हैं हमारे पास फ्री मॉर्फेम, और एक होते हैं बाउंड मॉर्फेम। एक हमारे पास क्या होते हैं? फ्री मॉर्फेम, और एक होते हैं बाउंड मॉर्फेम। आज मैं अलग दुनिया दिखा रहा हूं थोड़ी सी, इंग्लिश में थोड़ी सी, जिसमें मैं अगर बोलूं तो मेरा भी थोड़ा सा हाथ अभी तंग है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है अभी। इसमें भी एक बहुत एक्सटेंसिव पढ़ाई करनी पड़ती है अलग से गाइस। ठीक है, बट एक फेयर आइडिया हम जरूर ले लेंगे। अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है फोनेम, अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है फोनेम, और अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल साउंड होगा तो वो होगा मॉर्फेम, ये ध्यान रखना।
फ्री मॉर्फिम वो होते हैं जिनका सेपरेट मीनिंग होता है, यानी जिनको किसी की जरूरत नहीं होती, सेपरेट मीनिंग होता है। और बाउंड मॉर्फिम वो होते हैं जिनका सेपरेट मीनिंग नहीं होता। फ्री मॉर्फिम के साथ जुड़कर अपना मीनिंग बनाते हैं। फ्री मॉर्फिम के साथ जुड़कर अपना मीनिंग बनाते हैं। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, इसके अंदर जो है जितने भी हमारे पास इंग्लिश में सफिक्स होते हैं और जितने भी प्रीफिक्स होते हैं वो सब आते हैं। बाउंड मॉर्फिम के अंदर जितने भी सफिक्स होते हैं और प्रीफिक्स होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। क्यों? ये इनमें इतनी पावर होती है कि ये वर्ड को चेंज कर देते हैं। हां, लेकिन अकेले इनके पास कोई पावर नहीं होती। इनमें बाउंड मॉर्फिम में अकेले कोई पावर नहीं होती। ये फ्री के साथ जुड़ते हैं और क्या करते हैं, ये उसको बड़ा मतलब वो बना देते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, यहां पर मैंने कैट लिखा, ठीक है। अब कैट का मतलब बना एक बिल्ली, लेकिन जैसे ही मैंने कैट्स लिख दिया तो वो एक से ज्यादा बिल्ली हो गई। इसका मतलब उसने मीनिंग चेंज कर दिया। तो जो एस है, एस का मीनिंग इंग्लिश में क्या माना जाता है? प्लूरल। लेकिन खाली एस लिखने से काम चलेगा कहीं पर? खाली एस लिखने से काम नहीं चलेगा कहीं पर। वो किसी में जुड़कर आएगा तभी वो उसका मीनिंग बदलेगा। जैसे देखो, काइंड है ना, काइंड का मतलब एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव होता है दयालु। इसमें अगर मानो मैं नेस जोड़ दूं, अब नेस का अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन नेस जुड़ने से एक एडजेक्टिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक एडजेक्टिव नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब मीनिंग बदल रहे हैं। तो यहां पर जैसे और ले लेते हैं एग्जाम्पल, देखिए मैंने बोला एबल योग्य, मैंने बोला एबल योग्य, ये अकेला मीनिंग रखता है, ये फ्री है ना। लेकिन इसके पीछे मैं लगा दूं अनेबल, तो अनेबल क्या हो जाएगा? अयोग्य। तो देखो पूरा मीनिंग चेंज कर दिया। और मीनिंग किसने चेंज करा? अन ने चेंज करा। लेकिन अन जो है वो अकेला मीनिंग नहीं रखता, तो ये क्या कहलाएगा? बाउंड। और एबल जो है अपना पूरा मीनिंग रखता है, ये क्या कहलाएगा? फ्री। ठीक है। और एग्जांपल मैं लेता हूं, मॉर्फिम वो चीज जो किसी भी चीज का एक मीनिंगफुल वर्ड हो, एक मीनिंगफुल साउंड हो। ठीक है। मॉर्फिम क्या होते हैं? एक मीनिंगफुल साउंड हो। और मॉर्फिम दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास बाउंड, जो किसी के साथ जुड़कर उसका मीनिंग बदल देता है, और एक फ्री जो अकेला खड़ा रहता है। जैसे मैं और एग्जांपल आपके सामने देता हूं, देखिए अगर मैं इसमें एग्जांपल लूं, क्या कहते हैं, ऑनेस्ट। देखो मैंने वर्ड लिया ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हो गया आपका क्या? एडजेक्टिव। अब अगर मानो मैं इसमें एलवाई ऐड कर दूं, तो एलवाई ऐड करने से यह बन जाएगा एडवर्ब। तो यानी एलवाई का अपना मीनिंग क्या है? एलवाई इंग्लिश में यह मीनिंग रखती है कि वो किसी क्या एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट कर सकता है। तो एलवाई का मीनिंग यह है कि एडजेक्टिव को उसने एडवर्ब में कन्वर्ट कर दिया। ठीक। अब जैसे अगर मैं लूं एग्जाम्पल, देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, मॉरल। ठीक है। मॉरल मतलब हो गया नैतिक। और अगर मैंने पीछे आ लगा दिया
तो ये बन जाएगा अनैतिक। तो देखिए इस आ ने इस पूरे वर्ड का पलट दिया, इस आ ने पूरे वर्ड को ऑपोजिट कर दिया। लेकिन खाली आ का अकेला मीनिंग थोड़ी कुछ है, वो तो जब है जब वो मॉरल में लगकर आएगा। तो मॉरल आपका फ्री मॉर्फिम है और ए जो है वो आपका बाउंड मॉर्फिम है, क्योंकि ये प्रीफिक्स है। मैं आपके सामने कुछ लिखता हूं, देखिएगा जरा कि इसमें कितने हैं। मैं हमेशा लिखता हूं, देखिए अनटाइमली, अनटाइमली अगर मैं लिखूं वॉस्ट, वॉस्ट, तो देखिए कैसे है। अनेबल में अन जो है वो आपका बाउंड है और एबल जो है वो आपका फ्री मॉर्फिम है। ठीक, देखिए अनटाइमली को जब आप डिवाइड करेंगे तो आप ऐसे डिवाइड करेंगे, अन, टाइम और ली। ये मैंने मॉर्फिम में डिवाइड कर दिया, ये मैंने इसको किस में डिवाइड कर दिया, मॉर्फिम में। टाइम जो है वो आपका क्या है, टाइम आपका फ्री है, अकेले कहीं पर भी लिख दो। लेकिन हां एलवाई बाउंड है, अकेले नहीं लिख सकते, और अन भी क्या है, बाउंड है, अकेले नहीं लिख सकते, है ना। लेकिन अन और एलवाई का अपने अपने कुछ मीनिंग है इंग्लिश में, और अन और एलवाई क्या है, अन आपका प्रीफिक्स है और एलवाई आपका सफिक्स है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक, एलवाई आपका सफिक्स है और वो आपका प्रीफिक्स है, यह ध्यान रखिएगा। कुछ एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं, आज मैं इतना ही रखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आज हो गई है बत्ती गुल। ठीक है, टॉपिक कई लोगों के गया होगा सर के ऊपर से। ठीक है, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, क्योंकि इसके लिए एक बेसिक ज्ञान होना पहले से थोड़ा जरूरी रहता है। ठीक है, और हमें आइडिया होना बहुत जरूरी है। अब देखो वॉच्ड है, तो वॉच तो हो गई क्या, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अगर उसमें कोई ईडी लगा दे तो वो किस में बदल जाती है, वर्ब की सेकंड में। ये होता है प्रेजेंट, और ईडी लगने के बाद क्या बन जाता है, पास्ट। तो देखो बताओ उसकी शेप चेंज हुई कि नहीं, उसका मीनिंग चेंज हुआ कि नहीं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मॉर्फिम वो चीजें होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, जिसके अंदर आप मीनिंगफुल वर्ड्स निकालते हो। ठीक, ये ध्यान रखना, जिसके अंदर आप मीनिंगफुल वर्ड निकालते हो, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया ना, काइंड प्लस नेस, ऑनेस्ट प्लस एलवाई। ठीक है, और अगर मैं और भी एग्जाम्पल ले लूं तो गाइस बहुत है। जैसे मैं हमेशा एक बायर्स का एग्जाम्पल लेता हूं, तो देखो बायर्स में अगर मुझे ये निकालने कि मॉर्फिम कितने हैं, अगर मुझे ये निकालना है कि बायर्स में मॉर्फिम कितने हैं, तो देखो एक तो हो गया बाय वर्ब, बाय क्या हो गई, वर्ब, है ना। अब इसमें ईआर लगने पर वो बन गया नाउन। ईआर हमारे ईआर, आईएसटी, ये भी हमारे सफिक्स होते हैं। ईआर हो गया, आईएसटी हो गया, ये हमारे सफिक्स होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यस, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है मजूबी ने, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं लूं तो देखो अन हो गया बाउंड, फॉर्चुनेट हो गया क्या, फॉर्चुनेट आपका हो गया फ्री मॉर्फिम, और एलवाई क्या हो गया, बाउंड। राइट, ऐसे ही देखो बायर में बाय हो गया वर्ब, ईआर लगने से वो बन गया नाउन, और एस लगने से वो बन गया प्लूरल। तो बायर्स के अंदर आपके 3 मॉर्फिम है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बायर्स में आपके 3 मॉर्फिम हैं। इसमें यार एक स्लेबल रह गया, लेकिन स्लेबल अब आपका टाइम लेगा आधा घंटा, तो उसमें आज मैं नहीं जाऊंगा, और वो बाद में हम देखेंगे। ठीक, उसको हम बाद में देखेंगे। और एक्टिव में मुझे नहीं लगता कोई आपका तिवारी, जो क्या प्रज्ञा तिवारी है, जो भी आपका पूरा नाम है, एक्ट और आईवीई कोई मो थोड़ी है आपका, आईवीई कोई सफिक्स थोड़ी है।
और गाइस एक चीज याद रखना, अपने से नहीं बनाना, आपको अपने से नहीं बनाने। एक्टिव में एक्ट तो है, लेकिन आईवीई क्या होता है? आईवीई कोई मॉर्फिम थोड़ी होता है। अनबिलीवेबल, ये सही है बिल्कुल, बिलीवेबल में अन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए आज मेरी तरफ से इतना ही था गाइस। पर्पस ये था कि जो एक बिल्कुल ऐसा टॉपिक है जो किसी को शायद कम ही पता होता है, एक आपको उसके बारे में एक कम से कम एक बेसिक ज्ञान दे देना, ठीक है, ताकि आप लोग बिल्कुल एलियन टॉपिक आपको ना लगे। कोई आज अब आपको पूछेगा कि बताओ अल्फाबेट कितने हैं, तो आप बता पाओगे। इंग्लिश साउंड कितने हैं बता पाओगे। मॉर्फिम कितना वाउल होता है, कितना कॉन्सोनेंट, कितने वाउल साउंड, कितने कॉन्सोनेंट साउंड, सब बता पाएंगे हम, ठीक है। हम मोनोप्थोंग बता पाएंगे, हम डिप्थोंग बता पाएंगे, हम लॉन्ग वाउल शॉर्ट वाउल बता पाएंगे, हम ये भी बता पाएंगे, हमने इंग्लिश का चार्ट देखा, ठीक है, जिसके अंदर साउंड्स होते हैं, ठीक है। सो वी गॉट सो मच ऑफ आउट ऑफ इट। और मैं हमेशा पॉजिटिव साइड देखता हूं, मैं नेगेटिव साइड नहीं देखता हूं गाइस, ठीक है। क्या मैं मिल गया वो देखिए। अगर मानो सपोज इफ आई वुड नॉट हैव टेकन दिस टॉपिक, है ना, हैड यू बीन लाइक अवेयर ऑफ ऑल दिस स्टफ, ठीक, तो एक अच्छी नॉलेज हमें मिली। दोबारा आप वीडियो को देखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं। अच्छा इंदु, आपको सारी असाइनमेंट आपके कोर्स में ही मिलेंगी, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। इस वीक में सारा कोर्स स्ट्रीमलाइन करा दूंगा, जो भी इधर उधर अगर कुछ पड़ा है तो वो मैं बैठ के 2 घंटे अभी स्ट्रीमलाइन कराऊंगा। आपको मेरी तरफ से 1 वर्ड की एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी, ईडियम्स एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस शीट मिलेगी, और भी आपको मिलता रहेगा मेरी तरफ से इस कोर्स के अंदर, राइट। और अगर आपने बहुत रिसेंटली कोर्स लिया है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से देखिएगा, ठीक है, आप आराम से देखिएगा। 2-4 महीने जितना टाइम आपको लेना लीजिएगा। मैं बिल्कुल आपको जब भी मैं कोर्स को हटा रहा हूं तो उससे पहले अनाउंसमेंट जरूर दूंगा, लेकिन अभी बहुत टाइम है। हाँ, मैंने मिनिमम कोर्स परचेज से 6 महीने की वैलिडिटी दे रखी है, यानी जिस दिन आप कोर्स परचेज करते हैं उसके 6 महीने, और आप उसको 8 महीने तक भी रख सकते हैं। हां, अगर आप 1 साल से ज्यादा की उम्मीद रख रहे हैं तो वो गलत है। आप 1 साल से ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा, उतना कोर्स अवेलेबल नहीं रहेगा, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम। और मेरी तरफ से आपको जेरेंट पार्टिसिपल का वीडियो मिलना था, जो नहीं मिला है, मैं अभी उसको अपलोड कराऊंगा, ठीक है। मैंने इन्फॉर्म कर दिया था बट वो यहां से अपलोड नहीं हुआ था, ठीक, तो मैं यहां से कॉन्फर्मेशन लेके ही आप लोगों को बताता हूं, बट ठीक है, अभी मैं उसको करा दूंगा। उसके बाद हम जो है एक हमारे पास मॉडल वर्ब का चैप्टर रह रहा है, मॉडल वर्ब करेंगे। उसके बाद हम जो है एक प्रैक्टिस हमारे को करनी है 70-80 क्वेश्चन की, वो हम करेंगे। और देखते हैं गाइस, कोई पंक्चुएशन बोल रहा है, पंक्चुएशन पे मेरे पास कोई क्लास है नहीं, बट देखूंगा अगर मैं कोई अच्छी क्लास आपको बना के दे पाया तो, ठीक है। चलिए, आज इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। मेरा वोकैबुलरी कोर्स भी बहुत जल्दी आ रहा है, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। हाँ, अगर आप सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली विल बी अगेन, इट विल बी एज सक्सेसफुल एज दिस हैज बीन। तो उसमें भी हम बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है। और उसमें 5000 वर्ड मैं पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश के, और उसमें सिर्फ वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा। उसके अंदर हाँ, पेनफुल होता है वोकैबुलरी पढ़ना पेनफुल होता है, बट मेरे को तो बड़ा मजा आता है गाइज। मैं तो खाली बैठा होता हूं, मोबाइल में वोकैब पढ़ता रहता हूं, ठीक है। मेरे पास तो हजारों वर्ड मेरे मोबाइल के अंदर ही पड़े हैं। तो आप भी एक हैबिट डालिए, लैंग्वेज को सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़िए, ठीक है। चलिए, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच। यस, बता दीजिए कोई क्वेश्चन है तो, किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। अब मैं खड़ा हूं, ठीक है। 5 मिनट चलो आपके क्वेश्चन के लिए, 5 मिनट आपके क्वेश्चन के लिए। स्पेलिंग एरर कराने का कोई फायदा नहीं, उसकी एक शीट दे दूंगा। वोकैबुलरी कोर्स की फीस बहुत नॉमिनल रखी है, 499, ठीक है। वोकैबुलरी कोर्स की फीस बहुत ही नॉमिनल रखी है, 499, ठीक है। उस पर मैं आपको वीडियो दूंगा डिटेल, क्या पढ़ाने वाला हूं, कैसे पढ़ाने वाला हूं, वो सारी बातें आपको मैं यूट्यूब पे बताऊंगा। और हो सकेगा तो यहां पे पोर्टल में भी एक वीडियो डलवा दूंगा। आप पूछ लो यार, जिसको जो जो लगता है वो पूछ लीजिए। बता तो दिया यार, 499 से लेस क्या करूंगा, उस पर भी 10% डिस्काउंट मैं दूंगा,
ठीक है ना, यू विल ऑल्सो गेट दी 10% डिस्काउंट फॉर 499। तो उससे कम तो मत लो यार, इतने खर्चे होते हैं, इतना सब होता है ना, तो वो भी समझो। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है। और जरूरत नहीं है यार, बाकी सब उस अपने से निकालना सीखिए। मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और ये सब चीजें अगर आप इनको रूल वाइज पढ़ेंगे, आप जिंदगी में नहीं पढ़ पाएंगे इनको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनको आप पढ़िए किस में, इसको आप पढ़िए रीड की इंग्लिश यार, यही चलेगी, बिल्कुल यही चलेगी, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा रीड में थोड़ा सा आप साउंड को और पढ़ लेना, बाकी तो 80% 90% तो यही आएगा पूरा। फिगर ऑफ स्पीच पे मेरी तरफ से कुछ मिल जाएगा आपको बस। चलिए, प्रीवियस अपलोडेड असाइनमेंट सब उसी कोर्स में पड़ी है। कोर्स आएगा सीटेट के बाद, ताकि जो लोग सीटेट कर लेंगे आराम से उसको ले सकते हैं। 7 तारीख को वो उसकी पहली क्लास या 8 तारीख को उसकी पहली क्लास होगी, ठीक है। 7 या 8 तारीख को पहली क्लास होगी, 16 तारीख से एडमिशन शुरू हो जाएंगे वोकैबुलरी कोर्स में। और वोकैबुलरी कोर्स सिर्फ वो ले जिसको इंग्लिश से बहुत ज्यादा प्रेम है ना, क्योंकि उसमें कहानियां अलग चलेगी उसमें, ठीक है। बहुत हाई लेवल पे चीज कराई जाएंगी, स्टोरी बेस वोकैब कराएंगे, लाइन बेस कराएंगे। मैं कम से कम 200-400 लाइन तो ऐसी दूंगा कि जो आपको नॉर्मल स्पीकिंग में बहुत काम आएंगी, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या बोला, देयर इज नो सिल्वर बुलेट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो कोई सिल्वर बुलेट नहीं है कि ये 3 चीज कर लो हो गई, कुछ भी नहीं होता, ऐसे कुछ भी नहीं होता। स्पीकिंग क्लास अंकुर अभी कोई प्लान नहीं है, अभी फिलहाल पहले एक एक कोर्स पे फोकस करेंगे। स्पीकिंग क्लास पे विल बी फोकसिंग लेटर ऑन। मैंने आपको बोला कोई भी क्लास की फीस 3 डिजिट में 4 डिजिट में नहीं जाएगी, मतलब 999 मैक्सिमम होगा, लेकिन मेरा प्लान उतना भी जाने का नहीं है। मैं 799 से ऊपर कुछ नहीं दूंगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पूछ लो यार, खड़ा हूं अब, आप पूछ लो। यस, प्रेपोजिशन के रूल की पीडीएफ किसी ने मुझे बोला था, वो मिल जाएगी। यस, मैसेज दिख रहा है सबका। बाकी जो लोग कुछ काम करने वाले वो जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ और पूछना है पूछ लीजिए यार, बिल्कुल पूछ लीजिए, आप खड़ा हूं मैं, है ना। हाँ, वो ईडियम फ्रेजेस यार बबली जो मैंने बोला उसमें बहुत ज्यादा कोई वो नहीं होते। ईडियम फ्रेजेस मैं आपको बिल्कुल करा दूंगा। वोकैबुलरी संसार में हर चीज के लिए काम आती है। वोकैबुलरी सिर्फ मैं नहीं मानता किसी एग्जाम के लिए काम आएगी, अरे वोकैबुलरी आपको वैसे भी काम आएगी यार, बहुत काम आती है ना, इंग्लिश में बहुत काम आती है। इंदु सारी शीट्स वहीं पर है, आप देखिए कोर्स को ठीक से एक बार देख लीजिए, सारी शीट्स वहीं पे है, ठीक है। सारी शीट वहीं पर है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इतना कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल एक आराम से वहीं पे मिल जाएगा। आप प्लीज उसको एक बार देख लीजिए। चलिए, बस इतना ही है क्वेरी, और कुछ पूछना है आपको? आज एंड कर देता हूं। बाय बाय गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू सो मच। स्पीकिंग का कोर्स कराऊंगा, लेकिन एक एक करके कराऊंगा, ये प्लीज ध्यान रखना। देखिए, मैंने फिर बोला मैं फीस का पर्पस, लेकिन हमें कुछ इतनी फीस तो रखनी होती है गाइस कि हमारे अपने एक्सपेंसेस निकल जाए, है ना। आप बात समझिए, नहीं तो मेरा पर्पस ये है कि मैं बहुत कम, मेरे को और फीस आगे करके बोला गया था, बट मैंने फाइट करके उसको एक लिमिटेड पे रखा है, ठीक है। हां जी, यस अंजलि, बता दो क्या करना है। नरेशन की डाउट की शीट के डाउट कैसे पूछेंगे यार, उसमें क्या था। मैं लूंगा एक और लेक्चर लूंगा नरेशन पे, वो नरेशन क्या वो ले लेंगे उसमें, है ना। नरेशन में नहीं, अब आंसर शीट मैंने दे दिया है, अब अनदर क्लास। चलिए, बाय बाय गाइस, ठीक है। I will be doing something related to speaking English. चलिए, this is all from my side. Bye bye. Now, सर इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होती है कुछ? अच्छा, बैच जो शुरू होगा वोकैबुलरी का, दैट विल बी स्टार्टेड आफ्टर सीटेट एग्जाम। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, तभी हम इसको शुरू करेंगे।
15-16 तारीख से उस बैच में एडमिशन शुरू हो जाएंगे, उससे पहले एक वीडियो आपको मेरी तरफ से मिल चुका होगा, राइट? तो वो तैयारी चल रही है, बैक द डोर तैयारी चल रही है। 5000 वर्ड्स का मेरा टारगेट है, ठीक है? चलिए, अच्छा बाय कर दीजिए, मैं उनके लिए खड़ा हूं जिनको बहुत ज्यादा क्वेरी होती है। अब देखूं कौन पूछने वाले हैं। मैं खड़ा हूं और बताओ, 1 घंटा खड़ा रहूंगा, है ना? चलिए, बाय बाय फ्रॉम माय साइड, है ना? जो लोग बीच में क्वेश्चन पूछते हैं वो मेरे से शुरू में या लास्ट में पूछ लिया करो, हमेशा क्लास अच्छी जाएगी, ठीक है? ये ध्यान रखना। चलिए, बाय गाइस, थैंक यू।